आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पाइला का एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी पाइला का उत्सर्जी तंत्र। जो पाइला का जो उत्सर्जी तंत्र है वो क्या होता है, या तो उसको हम क्या बोलते हैं, किडनी, रीनल ऑर्गन, या फिर क्या होता है ऑर्गन ऑफ बोजनस के नाम से जाना जाता है। तो जो पाइला का जो उत्सर्जी तंत्र है, जिसे हम क्या किडनी बोले या रीनल ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजनस बोलते हैं, तो ये भी क्या होता है गिल के समान कैसा होता है, लेफ्ट साइड का ऑर्गन होता है ना। और जो इसका राइट साइड का जो भाग होता है, राइट साइड की जो किडनी होती है वो कैसी होती है, गोनोडक्ट में मॉडिफाइड हो जाती है। समझ रहे हो कि ये भी कैसा होता है, गिल के समान कैसा होता है, लेफ्ट साइड का होता है ऑर्गन। और जो दाहिने तरफ के जो किडनी होती है, मतलब ये पैर में पाए जाते हैं, यानी कहाँ पाए जाते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में। तो गिल के समान ये कैसे होते हैं, लेफ्ट ऑर्गन होते हैं। और जो राइट साइड के जो किडनी होती है वो कैसी होती है, डिसअपेयर हो जाती है या मॉडिफाइड हो जाती है, गोनोडक्ट में कैसी हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। फिर क्या होता है, ये एक तरफ तो क्या होती है, बाहर खुलती है ना, मेंटल कैविटी में खुलती है, और एक तरफ से अंदर से किस में खुलती है, पेरिकार्डियम में। यानी किससे जुड़ी होती है, पेरी, मतलब ये इस तरह से अरेंज होते हैं किडनी कि बाहर की तरफ तो ये किस में खुलते हैं, मेंटल कैविटी में, और अंदर की तरफ किससे जुड़े होते हैं, ये पेरिकार्डियम से जुड़े होते हैं। इस प्रकार ये क्या होते हैं, एक सिलोमोडक्ट प्रकृति के होते हैं। फिर आप देख रहे होंगे कि जो रीनल जो ऑर्गन है, रीनल ऑर्गन है या किडनी है, इसके दो भाग होते हैं, दो चेम्बर होते हैं पाइला के। पहला राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं अपन, एंटीरियर रीनल चेम्बर, और जो लेफ्ट साइड पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर रीनल चेम्बर। आपको दिख रहे होंगे डायग्राम में, ये राइट साइड पे इसको क्या बोलते हैं, राइट रीनल चेम्बर, और ये पीछे वाला होता है लेफ्ट साइड पर, इसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर रीनल चेम्बर। तो जो राइट वाला जो एंटीरियर रीनल चेम्बर है वो कैसा होता है, आकार में ओवल है ना, अंडाकार होता है, रेडिश कलर का होता है, और कैसा होता है, पेरिकार्डियम के आगे की तरफ स्थित होता है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये पेरिकार्डियम दिख रहा है यहाँ पे, ये पेरिकार्डियम है। इसके जस्ट आगे की तरफ क्या पाया जाता है, एक ओवल रेडिश कलर का क्या पाया जाता है, एंटीरियर रीनल चेम्बर पाया जाता है। एक छिद्र के द्वारा ये किससे जुड़ा होता है, मेंटल कैविटी में खुलता है। आपको दिख रहा है ये वाला छिद्र, इसके द्वारा ये कैसा होता है, मेंटल कैविटी में खुलता है। फिर क्या होता है कि जो एंटीरियर रीनल चेम्बर होता है, इसकी क्या होता है, फर्श और जो छत होती है उनसे कई सारी क्या निकलती है, लीफ के समान क्या निकलती है, लेमिली निकलती है। इसके कारण इसकी जो कैविटी होती है बहुत ज़्यादा कैसी होती है, रिड्यूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कैसी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि छत से भी बहुत सारे क्या निकलती है, लेमिली, और जो इसका फर्श होता है उससे भी क्या होती है, लेमिली निकलती है। तो ऊपर छत वाली जो लेमिली है वो आपस में क्या बनाती है, इफरेंट रीनल वेन, और जो फर्श वाली होती है वो क्या बनाती है, एफरेंट रीनल वेन। तो ये सब मिलकर किस में खुल जाती है, एक साइनस में खुल जाती है। जो बीच में दिख रहा है आपको, इस साइनस में खुल जाती है। तो आपको समझ में आ गई स्ट्रक्चर कि एंटीरियर रीनल चेम्बर जो होता है रेडिश कलर का होता है, पेरिकार्डियम के जस्ट आगे की तरफ होता है, और इसमें क्या होता है, इसकी अंडाकार होता है, और उसकी फर्श और जो छत होती है उनसे कई सारी क्या होती है, पत्ती के आकार की क्या निकलती है, लेमिली। फिर दोनों तरफ की छत की जो होती है, दोनों तरफ की लेमिली, दोनों साइडों की जो लेमिली है वो किस में खुल जाती है, इफरेंट रीनल वेन में। ऐसी जो फर्श पे होती है उसमें वो क्या करती है, वो लेमिली किस में खुल जाती है, आपस में मिलकर क्या बनाती है, एफरेंट रीनल वेन बनाती है। फिर ये सब मिलकर किस में खुल जाते हैं, एक साइनस के अंदर ओपन हो जाते हैं। आगे आपको समझ में कि किस में खुल जाते हैं, रीनल साइनस में खुल जाते हैं। फिर उसके बाद आता है, आपको दिख रहा होगा, दूसरा क्या होता है, पोस्टीरियर रीनल चेम्बर। पोस्टीरियर रीनल चेम्बर कैसा होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, और एंटीरियर की तुलना में कैसा होता है, ब्रॉड होता है, और कैसा होता है, हुक के शेप का होता है। ये दिख रहा है आपको, हुक के शेप का होता है। फिर ये एक छिद्र के द्वारा किससे जुड़ा होता है, एंटीरियर रीनल चेम्बर से। दिख रहा है आपको, छिद्र दिख रहा है यहाँ पर, एंटीरियर रीनल चेम्बर से जुड़ा होता है, और एक छिद्र के द्वारा किससे जुड़ा होता है, पेरिकार्डियम से। ये दिख रहा है आपको पेरिकार्डियम, तो एक रीनल पेरिकार्डियल एपरेचर के द्वारा किससे जुड़ा होता है, पेरिकार्डियम से। फिर ये क्या होता है कि इसकी जो गुहा है उसके अंदर आपको दिख रहे होंगे, ये कोयल दिख रहे हैं, इंटेस्टाइन के कोयल दिख रहे हैं, और नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, वेंट्रिकल हार्ट। तो इसकी जो गुहा होती है, तो ये क्या होता है, इसके बीच में क्या पाई जाती है, इंटेस्टाइन के लूप, और क्या पाया जाता है, वेंट्रिकल पाए जाते हैं, मतलब हार्ट पाया जाता है। फिर इसकी छत पे भी क्या पाई जाती है, आपको दिख रहे होंगे, ये रूफ पे भी क्या पाए जाते हैं, इसकी रूफ और फर्श पर क्या पाई जाती है, एफरेंट और इफरेंट रीनल वेन पाई जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पोस्टीरियर रीनल चेम्बर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एंटीरियर की तुलना में ये कैसा होता है,
चौड़ा होता है, कैसे ब्राउनिश कलर का होता है, हुक के आकार का होता है। और ये जो एंटीरियर रीनल चेंबर में एक छिद्र से के द्वारा जुड़ा होता है, और लेफ्ट साइड पर ये पेरिकार्डियम और किसके बीच में पाया जाता है, पेरिकार्डियम और इंटेस्टाइनल लूप के बीच में स्थित होता है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये दिख रहा है आपको, ये इंटेस्टाइनल लूप और ये क्या है, पेरिकार्डियम यानी, और इसमें क्या है, ऑरिकल और वेंट्रिकल यानी हार्ट है, और उसके इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, पोस्टीरियर रीनल चेंबर पाया जाता है। फिर पोस्टीरियर रीनल चेंबर में भी क्या होता है, क्या पाई जाती है, इसमें भी एफरेंट और रिफरेंट क्या पाई जाती है, रीनल वेंस पाई जाती है, जो कि क्या होती है, इसकी छत पर पाई, मतलब ये दिख रही है रूफ पे, मैंने लिख रखी है रूफ ऑफ पोस्टीरियर रीनल चेंबर, इसकी रूफ में कई सारी क्या होती है, एफरेंट और रीनल वेंस पाई जाती है। तो ये आपको इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी पाइला के एक्सक्रीटरी सिस्टम की। फिर आपको दिख रहा होगा कि जो एंटीरियर रीनल चेंबर है, इसमें बाहर की तरफ के अंदर की तो गुहा कैसी होती है, रिड्यूस होती है, लेकिन बाहर इसकी तरफ जो इसकी डोर्सल साइड है, इस पर कई सारे क्या पाए जाते हैं, रिज पाए जाते हैं, इस तरह के उभार पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आती है कि आपको पता होगा कि जो पाइला होता है वो कैसा होता है, एम्फीबियस, यानी कैसा होता है, अपनी लाइफ साइकिल कैसा होता है, स्थल पे भी, और कुछ भाग अपनी लाइफ का कहाँ पर गुजारता है, ये जल में। तो जब जल में होते हैं तो ये किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का, और जब ये थल पर होते हैं तब ये किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड का। तो यानी ये कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक भी होते हैं, और कौन से होते हैं, अमोनोटेलिक। जब पानी में होते हैं तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और जब थल पर होते हैं यानी टेरेस्ट्रियल पर होते हैं तब ये यूरिया और यूरिक एसिड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। फिर आपको देख रहे होंगे कि जो नाइट्रोजिनस जो वेस्ट होते हैं, है ना, जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, वो पोस्टीरियर रीनल चेंबर और एंटीरियर रीनल चेंबर, है ना, दोनों से आकर इकट्ठे, मतलब पोस्टीरियर रीनल चेंबर के जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं वो पोस्टीरियर और एंटीरियर रीनल चेंबर से कहाँ, ब्लड के द्वारा कहाँ पर आ जाते हैं, है ना, यहाँ पर आकर पोस्टीरियर रीनल चेंबर के उत्सर्जित पदार्थ और एंटीरियर रीनल चेंबर, आपको पता है एक छिद्र के द्वारा किससे जुड़ा होता है, मेंटल कैविटी से। तो इनमें, इन दोनों चेंबर में क्या होती है, ब्लड की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है। तो ब्लड क्या करता है, नाइट्रोजिनस उत्सर्जित पदार्थों को क्या कर देता है, आइसोलेट करता है। फिर पोस्टीरियर और रीनल आपस में जुड़े होते हैं, यानी पोस्टीरियर से उत्सर्जित पदार्थ कहाँ आते हैं, एंटीरियर में। फिर एंटीरियर एक छिद्र के द्वारा किससे जुड़ा होता है, मेंटल कैविटी से। तो दोनों के उत्सर्जित पदार्थ कहाँ जाते हैं, मेंटल कैविटी में, है ना। ये दिख रहा है आपको छिद्र, एक छिद्र के द्वारा ये मेंटल कैविटी से जुड़े, तो दिख रहा है नाइट्रोजिनस जो वेस्ट है वो दोनों चेंबर से एक्सटर्नल रीनल चेंबर के द्वारा कहाँ जाते हैं, मेंटल कैविटी में। फिर मेंटल कैविटी से क्या होती है, दाहिनी न्यूकल लोब जो होता है ना, राइट न्यूकल लोब जो होती है, पाली होती है, मतलब दाहिनी न्यूकल जो पाली होती है या राइट न्यूकल लोब के द्वारा ये क्या होती है, वाटर करंट के द्वारा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पाइला का एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। दो चेंबर होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं, दोनों आपस में एक छिद्र के द्वारा जुड़े होते हैं, और एंटीरियर रीनल चेंबर एक छिद्र के द्वारा किससे जुड़ा होता है, मेंटल कैविटी से। तो ब्लड के द्वारा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो क्या होते हैं, पानी में होता है तो अमोनोटेलिक, और थल पे होता है तो कैसा होता है, ये यूरिकोटेलिक होता है। तो नाइट्रोजन जो वेस्ट होते हैं या उत्पाद होते हैं वो पोस्टीरियर रीनल चेंबर से कहाँ आते हैं, एंटीरियर से। फिर एंटीरियर से कहाँ आते हैं, वो मेंटल कैविटी में। फिर मेंटल कैविटी से वो कहाँ पर आते हैं, राइट न्यूकल लोब, और उसके द्वारा पानी के वाटर करंट के द्वारा कैसे होते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पाइला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र। तो पाइला जो होता है वो कैसा होता है, डायूशियस, यानी इसके अंदर क्या होते हैं, जो सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो और इसमें क्या होता है कि जो मेल होता है ना, वो आकार में, उसका जो शेल है वो आकार में छोटा होता है, और जो बॉडी वॉल होता है ना, वो कैसा होता है, छोटा होता है। फिर अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, टेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, वास डिफरेंस, कोपुलेटरी ऑर्गन और हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड होती है। अब आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये किसका डायग्राम है, टेस्टिस का। तो जो टेस्टिस होती है, पाइला की जो टेस्टिस होती है वो कैसी होती है, क्रीमिश कलर की होती है, और एक चपटी प्लेट के समान होती है। और कहाँ पर पाई जाती है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है ना, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो उसके अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, क्रीमिश कलर की स्ट्रक्चर होती है। क्रीमिश कलर की क्या होती है, स्ट्रक्चर के रूप में क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, टेस्टिस हैं ये। और ये किस में पाए जाते हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है ना, उसके अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं, प्लेट के समान स्ट्रक्चर के रूप में क्या पाए जाते हैं,
टेस्टिस पाए जाते हैं। फिर ये टेस्टिस क्या होते हैं कि जो क्रीम कलर के होते हैं। फिर आप देख रहे होगे कि अपन ने जो डायग्राम बनाया उसमें टेस्टिस में क्या होते हैं, टेस्टिस से क्या होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा क्या उत्पन्न होते हैं, स्पर्म। तो पाइला में क्या होते हैं, दो प्रकार के स्पर्म पाए जाते हैं, एक होते हैं यूपायरिन और एक होते हैं ओलिगोपायरिन। तो जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म के हम जानते हैं 3 भाग होते हैं, एंटीरियर वाला भाग हेड है, बीच वाला मिडिल पीस और लास्ट वाला कौन सा होता है, टेल होती है, पूंछ होती है। तो आप देख रहे होगे यूपायरिन और ओलिगोपायरिन दो प्रकार के स्पर्म है, जिसमें यूपायरिन में जो टेल है, आपने देख रहे हो ना, टेल वाली सिंगल है इसके अंदर, है ना। कशाबिकाएं जो होती है वो कैसी होती है, सिंगल होते हैं। जबकि आप देख रहे होगे ओलिगोपायरिन के जो टेल है, यहाँ पर एक से ज्यादा क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो जो यूपायरिन जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, चलनशील होता है, और ये क्या करता है, फीमेल का क्या करता है, निषेचन करने में हेल्प होती है। मतलब यूपायरिन स्पर्म जो होते हैं मोटाइल होते हैं और क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए कैसे होते हैं, एक्टिव। जबकि जो ओलिगोपैराइन जो स्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और निषेचन में कोई हेल्प नहीं करते। तो इनके बारे में पता नहीं कि क्या काम करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद दूसरी स्ट्रक्चर होता है, दूसरा भाग कौन सा होता है, वासा इफ्रेंशिया। तो जो टेस्टिस होते हैं, है ना, छोटे छोटे ये दिख रहे हैं आपको, टेस्टिस से क्या निकलती है, छोटी छोटी डक्ट निकलती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, वास इफ्रेंशिया। फिर सब टेस्टिस की जो वास इफ्रेंशिया है वो आपस में मिलकर क्या बनाती है, वास डिफरेंस। ये दिख रही है आपको, वास डिफरेंस है। तो फिर वास डिफरेंस से क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। जो वास इफ्रेंशिया से निकलता है वो कैसा होता है, आगे का जो निकटस्थ भाग होता है, प्रोक्सिमल भाग होता है, वो कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है। आपको दिख रहा है, ट्यूबुलर भाग होता है। फिर उसके बाद दूसरा वाला भाग जो होता है आगे का कैसा होता है, फूला हुआ होता है दूसरा भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। ये दिख रहा है आपको, ये ट्यूबुलर पार्ट है। फिर ये दूसरा वाला भाग कौन सा होता है, फ्लास्क के आकार का होता है और क्या कहलाता है, फुला हुआ होता है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, सेमिनल वेसिकल। ये क्या करते हैं, यहाँ से क्या होता है, ये सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं, स्पर्म को इकट्ठा करने का काम करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या इकट्ठे होते हैं, ऊपर से जब जो स्पर्म आते हैं वो उनको इकट्ठा करने का काम करते हैं। फिर वास डिफरेंस का दूसरा ग्रंथिल भाग होता है ना, दूसरा तीसरा भाग कौन सा होता है, टर्मिनल जो पार्ट है वो कैसा होता है, ग्रंथिल होता है। फिर ये क्या होता है, ये क्या होता है, किसके द्वारा, मेल जेनाइटल पोर के द्वारा कैसा हो जाता है, बाहर खुल जाता है। तो ये आपको दिख रही होगी, टेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, वास डिफरेंस। अब उसके बाद आते हैं कोपिलेटरी ऑर्गन। तो जो मेल जेनाइटल पोर है उससे क्या निकलते हैं, हाँ, कोपिलेटरी ऑर्गन। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, पाइला में क्या पाया जाता है, कोपिलेटरी ऑर्गन के रूप में क्या पाई जाती है, पेनिस पाया जाता है। पेनिस कैसा होता है, एक मोटी कशाबिका के समान होता है, जिसका आधार भाग कैसा होता है, फूला हुआ होता है। पेनिस के अंदर एक क्या पाई जाती है, खांच पाई जाती है, और पेनिस क्या होता है, एक पेनिस शीथ के अंदर पाया जाता है। आप दिख रहा है इसके स्ट्रक्चर में कि जो मेल जेनाइटल पोर है, इससे जब कॉपुलेशन होता है तब क्या निकलता है, हाँ, कोपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है, इसके अंदर पेनिस होता है। पेनिस कैसा होता है, एक मोटी कशाबिका के समान होता है, जिसके अंदर की तरफ नीचे क्या पाई जाती है, अंदर की तरफ एक खांच पाई जाती है, और आगे की तरफ क्या होता है, इसका आधार भाग कैसा होता है, फूला हुआ होता है। ये पेनिस के अंदर किसके अंदर पाया जाता है, पेनिस शीथ के अंदर पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड। जो पेनिस होता है इसके आधार पर एक ग्लैंड खुलती है, जिसको बोलते हैं अपन हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड, जो कि क्या करती है, अपने स्त्राव को क्या होती है, कोई इससे कोई वाहिका ही निकलती है, कोई वाहिनी नहीं निकलती। हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड का जो स्त्राव होता है वो डायरेक्टली किस पर खुलता है, पेनिस पर आकर खुलता है। फिर उसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र भी किन किन से मिलकर बना होता है, इसमें क्या पाई जाती है, एक चपटी प्लेट के समान क्या पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है ना। ओवरी ये छोटी छोटी किससे मिलकर बनी होती है, एसिनाई में। जहाँ मेल के अंदर वषण पाए जाते हैं, वहाँ फीमेल में उस जगह पर क्या पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है। फिर ओवरी कहाँ पाई जाती है, आप डायग्राम में देख रहे होगे, ओवरी भी कहाँ पाई जाती है, क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर की तरफ पाई जाती है। ये भी कैसी होती है, स्टार्टिंग में रेडिश कलर की और बाद में जाकर कैसी हो जाती है, ग्रीनिश कलर की चपटी संरचना होती है, और छोटी छोटी एसिनाई से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे गोले मतलब एसिनाई फूले हुए भाग होते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। फिर इनसे क्या, फिर इनसे छोटी छोटी डक्ट मिलकर किसमें खुलती है, कॉमन क्या बनाती है, एक कॉमन डक्ट बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट, अंडवाहिनी। दूसरा भाग कौन सा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अंडवाहिनी।
तो आप देख रहे हो कि ओवरी में जो छोटी छोटी एसिनाई होती है फूली हुई, उनसे क्या निकलती है, छोटी छोटी डक्ट, वो आपस में मिलकर क्या बनाती है, किस में खुलती है, एक बड़ी डक्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ओविडक्ट दिख रहे हो आप, इसका अधिकतर भाग किस में पाया जाता है, ग्लैंड के अंदर। फिर ये दिख रहा है आपको, ये ट्यूबुलर होती है, फिर इसका जो फिर आगे जाकर किस में खुल जाती है, सेमिनल रेसेप्टिकल में। ये दिख रहा है ना आपको, ये ट्यूबुलर भाग है, फिर पीछे वाला भाग कैसा होता है, फुला हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल रिसेप्टिकल। इसके अंदर क्या होता है कि जब कॉपुलेशन होता है उस समय ये क्या करती है, मेल के जो स्पर्म है वो यहाँ पर आकर इकट्ठे होते हैं। समझ गए आप? कॉपुलेशन के बाद क्या होता है, कॉपुलेशन की या मैथुन क्रिया होती है, तो उस समय जो मेल के जो स्पर्म है वो आकर कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, सेमिनल रिसेप्टिकल में। फिर इसके बाद आप देख रहे होगे तो फोर्थ भाग कौन सा होता है, यूट्रस। आपको दिख रहा है यूट्रस का आगे का भाग कैसा होता है, फूला हुआ होता है, और इसमें आकर क्या खुलता है, सेमिनल रिसेप्टिकल। फिर दूसरा भाग कैसा होता है, ट्यूबुलर, जो कि क्या कहलाता है, वेजाइना। फिर वेजाइना क्या होती है, जो रेक्टम होता है, रेक्टम के बाद क्या होता है, एनस, उसके बाहर की तरफ फीमेल जेनाइटल पोर के द्वारा कैसी हो जाती है, मतलब मादा जनन छिद्र के द्वारा कैसी होती है, बाहर खुल जाती है। फिर इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, कि रिड्यूमेंट्री कॉपुलेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, मेल में तो विकसित होते हैं, लेकिन इसमें जो पेनिस होता है, पेनिस के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि कैसी होती है, रिड्यूमेंट्री होती है, अवशेषी होती है। और इसके जो एग होते हैं, पाइला के जो आप दिख रहे हो, ये क्लस्टर ऑफ एग दिख रहे होंगे, गोलाकार होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, एक झिल्ली पाई जाती है, एक सुरक्षा के लिए क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब उसके बाद क्या आता है, कॉपुलेशन, है ना। मेल और फीमेल के अंदर जो मैथुन क्रिया होती है वो कब होती है, रेनी सीजन में, यानी बारिश का जब सीजन होता है उस समय क्या होता है कि जो तालाब वगैरह के किनारे पे या पानी के अंदर क्या करते हैं, मेल और फीमेल में क्या होता है, कॉपुलेशन होता है। और कब होता है, बारिश के समय में, और ये क्रिया 3 से 4 घंटों में कंप्लीट हो जाती है। मैथुन क्रिया में क्या होता है, नर और मादा घोंगे एक दूसरे से इस प्रकार से मिलते हैं कि दोनों की, जैसे मेल की राइट न्यूकल लोब या फीमेल की राइट न्यूकल लोब एक दूसरे के सामने होती है ना, जो कि एक की दाहिनी जो न्यूकल लोब है वो दूसरी की उसी पाली के ठीक सामने होती है। फिर क्या करते हैं कि जो मेल है वो अपने पेनिस के द्वारा क्या करता है, फीमेल की मेंटल कैविटी में अपने पेनिस को प्रवेश कराकर क्या करता है, स्पर्म को उसके किस में डाल देता है, फीमेल के सेमिनल रिसेप्टिकल में अपने मतलब स्पर्म को पहुंचा देता है। फिर क्या होता है, जो ओव्यूलेशन होता है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। और जो भ्रूण का परिवर्धन है वो कहाँ पर होता है, मादा के, लेकिन इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन, लेकिन जो डेवलपमेंट है भ्रूण का वो सब किसके बाहर होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो आर्द्र जो गीला तट होता है या जो गीली भूमि है वहाँ पर गड्ढे में क्या होते हैं, 200 से लेकर 800 तक क्या होते हैं, अंडों को दे दिए जाते हैं। फिर मतलब जल के अंदर कभी भी क्या होता है, अंडोत्सर्ग नहीं होता है। फिर अंडे मादा के जनन छिद्र से क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, फिर उसमें क्या करती है, जनन छिद्र के द्वारा क्या करती है, एक एक अंडों को बाहर निकालती है, और फिर पात की सहायता से मिट्टी में एक गुहा में रख दिए जाते हैं, जिसके ऊपर क्या बना देती है, गुंबद जैसा बना देती है। फिर जो डेवलपमेंट होता है, जनन घोंगे अंडों को ना तो सहते हैं और ना उनकी देखभाल करते हैं। अंडे गोली और मटर के समान होते हैं। प्रत्येक अंडे में क्या पाया जाता है, एक सफ़ेद कवच होता है, और अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, पतली झिल्ली पाई जाती है सुरक्षा के लिए। फिर क्या होता है, भ्रूण के जो विसरल पूंछ और जो शेल होता है वो कैसे हो जाते हैं, टोर्शन के द्वारा कैसे हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं, और जिसके कारण जो इनका शरीर है वो कैसा होता है, असिमेट्रिकल होता है। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, इनसे जो एडल्ट घोंगे होते हैं उनसे क्या निकलते हैं, छोटे छोटे क्या निकलते हैं, शिशु घोंगे या पाइला बाहर निकलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पाइला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने आज आपको पाइला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और क्या पढ़ाया, एक्सक्रीटरी सिस्टम।